भी बोला गया। और फिर दरगाह शाह मरज़म, अब जो हज़रत अली हैं उनको शाह मरज़म बोला जाता है, द किंग ऑफ मैन, उनके नाम से जो है दरगाह जो है बनी। और बीबी फातिमा की चक्की जो है वो वहाँ मौजूद है, और उनका एक कहा जो है एक ज़माने में वहाँ मौजूद हुआ करता है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो नहीं है वहाँ। तो बहरहाल ये बड़ी शीयों के एतबार से पास होती है। तो बाद में जो भी शिया लोग यहाँ आया करते थे दिल्ली में, तो यहाँ ज़ियारत के लिए आया करते थे। अब एक अमर बड़ा बताना है ये हाजी शिया, तो वो जब भी दिल्ली आते थे तो वहाँ ज़रूर जाते थे। तो जब नवाब साहब का इंतकाल हुआ, नवाब साहब जो उनका दफनाया है, जिनको मंसूर अली खान भी बोला जाता था, मुकीम एक नाम भी था। जब बाद में इरादे इख्तियार किया, जिसे नवाब सफदरजंग के नाम से जो जाना जाता है, तो नवाब साहब का जो जनाजा है, जब यहाँ उनके लिए कब्र तैयार हो रही थी, तो कब्र तैयार होने के वक्त में उनका जो जनाजा है वो वहाँ उस दरगाह में रखा गया। और बाद में जो है उनके ऊपर लाकर दफनाया गया, उसके ऊपर तामील करा दिया गया। अब ये तामील कराने वाले इसका कंस्ट्रक्शन कराया है वो इनके बेटे थे, जो इतिहास में बड़े मशहूर हुए हैं, जिन्हें नवाब सितारुद्दौला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तकरीबन 3 या 4 लाख का जो खर्चा किया था उस जमाने में। अभी हम बात कर रहे हैं 1754 के दरमियान, उस जमाने में इन्होंने 3 से 4 लाख रुपये खर्चा करके कानून कराया। अब जब हम अंदर जाते होंगे तो हम देखते हैं कि ये जो मकबरा है तो किले हुआ, मतलब इसकी 4 दीवारें जो है वो एक किले का पंचकोटा जो है वो नजर आ रही है। तो ये बहुत पुरानी रवायत है कि आप जब भी तरह के मकबरे बनवाया करते थे, चाहे अगर आप हुमायूं का ही मकबरा क्यों ना चले जाए, तो अगर जब आप ऐसे मकबरे बनवाया करते थे तो उस समय लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, दुश्मनियाँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होती थी, और हर मोर्चे पर जो है आप लड़ाइयाँ करते थे। आप कभी ऐसे ही मतलब अगर आपके हाथ से शहर कला निकल गया है, आपके हाथ शहर किला निकल गया है, तो आप उस तरह के मकबरों में आकर कला लेते थे और फिर वहाँ मोर्चा बढ़ता जाता। तो इस तरीके से जो है कि किले के मकबरे जो है किले शक्ल में जो है बनाए जाते हैं। और अंदर जैसे कि ये मकबरा जिस शेप में बना हुआ है, तो इस तरीके से आपका हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। तो ये जो बनाने वाले थे इस तरीके से बनाते थे कि एक तफक्कुर है, इमेजिनेशन है, ये जो सातवां आसमान उस पर बैठे हुआ जो तख्त है, खुदा का जहां है, उसका एक रेप्लिका बनाने की जो जन्नत है उसका एक रेप्लिका बनाने की कोशिश हमेशा इन्होंने, चाहे ताजमहल रहा, चाहे वो आपका हुमायूं का मकबरा रहा, चाहे वो लोधी गार्डन के अंदर जो है सिकंदर लोधी का मकबरा रहा, और उसके अंदर क्या करते हैं जन्नत के अंदर बागीचे, जन्नत के अंदर किस तरीके से लकड़े की दूसरे के पास में बहा करती, उसी तरीके से रेप्लिका के तौर पर जमीन पर बनाने की एक कोशिश हुआ है। तो आइए अंदर और उस जमाने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मेरी आर्किटेक्चर से नॉलेज बड़ी कम है, उसको फोन पर मैं बात कर देना चाहता हूँ।
इसका इतिहास मतलब अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीके से जो है वो बयां हुआ है। कि जैसे लहर मैम ने मुझे याद दिलाया कि कहीं ना कहीं मेरी कोई भी ऐसे वॉक होती हो उसमें हुजूर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का जिक्र आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से निकल के, चाहे आप किसी भी ज़माने की आप बात कर रहे हैं। तो एक ज़माना था जब पुरानी दिल्ली से शाहजहानाबाद, या एक ज़माने में उसे जहानाबाद भी कहा करते थे क्योंकि वहाँ पूरा एक जहान आबाद हुआ करता था। तो अब वहाँ से लोग निकलते थे, अपने मेले ठेलों का ज़माना था, महरौली की तरफ जाते थे अमराइयों में। तो बहादुर शाह ज़फ़र भी जो है उनकी भी सवारियाँ निकलती थी। तो अलग अलग जगह जो है उनके पड़ाव लगते थे, और ये क्या होता था, ये बरसात के दिनों में ज़्यादा होता था। तो बरसात का जो ज़माना होता था उसे कुतुब बोला जाता था कि क्या कुतुब का वक्त आ गया है, मतलब कुतुब जाने का, महरौली जाने का। तो हमारे शाहजहानाबाद के जो लोग हैं उनके लिए एक तरह से आप कह लें कि छुट्टियां मनाने का वक्त है। और उस ज़माने में मनोरंजन की उस तरह के साधन नहीं थे, उनके अपने तरीके हुआ करते थे। तो कोई भी ऐसा मौसम उन्होंने देखा कि ये चाहे गर्मियों का है, सर्दियों का है, बरसात का है, तो उस हिसाब से उन्होंने मेले ईजाद किए हुए थे। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं जब वो वहाँ से निकलते थे तो आपके निज़ामुद्दीन दरगाह, एक ज़माने में जिसे सुल्तान जी बोला जाता था, वहाँ ज़रूर आते थे। वहाँ गए और फिर उसके बाद जो है वो इस तरफ आ गए। अब यहाँ आम लोग तो खैर आ नहीं सकते थे, अगर बादशाही खेमा जहाँ लगा हुआ है प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ आम लोग नहीं आ सकते। तो बादशाही खेमा जो है वो अंदर लगाया गया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से किताब में इसका विवरण है कि बादशाह सलामत जो हैं वो आराम करने चले गए, और बाकी जो शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं वो यहीं जो महल हैं, वो जो दीवारें हैं। अब क्योंकि उस ज़माने में यहाँ बहुत सारे दरख्त हुआ करते थे, तो दरख्तों के नीचे जो है वो झूले वगैरह लगाए गए, और वहाँ से अकेलियाँ करते हुए जो छोटे छोटे शहज़ादे शहज़ादियाँ जो हैं वो घूम रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो मकबरा है उसके बाहर काफ़ी सारे हलवाई बैठे हुए हैं। तो जैसे बताया जाता है कि जो फिरोज शाह कोटला है हमारा, उसके बाहर जो है बहुत अच्छी कचौड़ियाँ मिला करती थी। उसी तरीके से जो ये जो जगह है इसके बाहर अंदरसे की गोलियाँ मिलती हैं। तो अंदरसे की गोलियाँ अब तो दिल्ली में काफ़ी कम रिवाज हो गया है अंदरसे की गोलियाँ खाने का। अवध में आज भी जो है वो है, बरसात के दिनों में अंदरसे की गोलियाँ खाई जाती हैं। तो यहाँ की अंदरसे की गोलियाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर थी। तो उसमें जो है कहावत बड़ी मशहूर हो गई कि सैयाँ चाहे मारो पीटो, मैं जो है छड़ियाँ देखने जाऊँगी और अंदरसे की गोलियाँ मदरसे पर खाऊँगी। अब छड़ियाँ देखना जो है क्या है कि महरौली में सिर्फ फूल वालों की सैर का मेला नहीं लगता था। एक मेला आज भी लगता है, पर वो अब रौनक नहीं है। उस मेले का नाम है छड़ियों का मेला। तो क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें बड़ा एक प्रेम भाव है। उसमें भक्ति आंदोलन भी हुए हैं, उसमें सूफी आंदोलन भी हुए हैं, और इस तरीके से जो है वो समाज के अंदर रच बस गए मोहब्बत के साथ। तो बहुत ज़माने पहले एक सूफियों का काफ़िला जब दिल्ली आया था तो उन्होंने क्या किया कि वो दिल्ली में रहे, और फिर उसमें से एक जो काफ़िला था वहाँ से निकलकर अजमेर शरीफ चला गया, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोला जाता है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से बड़े मशहूर हैं। और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो आज भी महरौली की दरगाह के नाम से मशहूर है। तो जब भी कुतुब साहब जो हैं वो अपने पीर, अपने गुरु से मिलने के लिए जाते थे, तो उनके उर्स के दौरान, क्योंकि जो सूफ़ी होते हैं वो उनकी जो मौत है उसको मनाया जाता है, और ये कहा नहीं जाता है कि मौत हुई है। अब जैसे किसी ने जो है ये खुदा से पूछा कि मैं मरने से पहले खुदा को जानना चाहता हूँ, तो सदा ये आई कि जो मुझे जान गया वो कभी मरा ही नहीं। तो ये सूफियों के लिए कहा जाता है। तो जब भी वो अपने गुरु से मिलने के लिए जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे और भी फ़कीर फुकरा दरवेश हुआ करते थे, जो साथ में छड़ियाँ उनके हुआ करती थी। तो वहाँ से जो है एक मेला जो है वो शुरू हो गया, जो उस ज़माने से लेकर अब ये कुतुब साहब का जो वक्त है ये आप ले लें कि
सुल्तान अल्तमश के ज़माने का है। और सुल्तान अल्तमश जो हैं वो अगर देखें तो पहले सुल्तान हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली है। और ये मेला आज भी लगता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर से जो है फ़कीर जो है वो जमा होते हैं। रात पर जो है रत जगह होता है, वो अपने किस्म के जो है कव्वालियाँ वगैरह होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो छड़ियाँ लेकर जो है वो अजमेर शरीफ पैदल जाते हैं। तो बहरहाल अभी तो इस मेले के बारे में ज़्यादा ना चर्चा नहीं होती, लोग नहीं जानते हैं। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने पहली बार शायद सुना हो ये। पर बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में इसको बड़े उससे चाव से जो है इसको मनाया जाता था। हलवे और पराठों की जो है वो दुकानें जो है वो लगा करती थी। और यहाँ जो है लोग इधर तो बहादुर शाह ज़फ़र और उनके खानवादे रुका करते थे। बाकी के जो लोग हैं दिल्ली के, वो इसके आसपास की जो सराएं हुआ करती थी उनमें रुकते थे। जैसे यहाँ बेर सराय है, यहाँ कटवारिया सराय है, यहाँ शेख सराय है। तो इस तरीके से बहुत सारी सराएं हुआ करती थी। और बागीचे, दिल्ली को जो है वो गुलिस्तानों का शहर कहा गया है। मतलब आप ये लगा लें कि 1857 के बाद भी जब दिल्ली के गुलिस्तानों का जिक्र आया तो उसमें तकरीबन 200 में 3 कम गुलिस्तान दिल्ली में मौजूद थे, जो बागियों ने भी बर्बाद किए और जो अंग्रेज़ हाकिम थे, जो उनके सिपाही थे, उन्होंने भी बर्बाद किए। और उनके बर्बाद होने के बावजूद इतने सारे जो हैं यहाँ पर बागीचे मौजूद थे। अब सिर्फ अगर इसी की जैसे चर्चा की जाए तो 20वीं सदी की शुरुआत में एक अंग्रेज़ अफसर इसको जब देखने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गोश्त का टुकड़ा है इसके रंग को देखकर। तो आप देखें तो ये कहीं ना कहीं वैसा सा लगता भी है ये, क्योंकि ना ये हुमायूं के मकबरे की तरह सुर्ख है, ना उसमें उस तरीके से इसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसका जो गुंबद है उसके लिए कहा गया है कि उसमें लगा हुआ जो सफ़ेद पत्थर है उसको आपके खाने खाना जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, जो बादशाह अकबर के ज़माने में थे, उनके मकबरे से निकाल कर जो है इसमें लगाया गया है। अब ये किताबों में भी लिखा है ये वाली बात। अब ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा वो भी सही हो। अब के मोहम्मद साहब थे, वो पहले दिल्ली ESI सर्कल में थे और ये वही हैं जिन्होंने बटेश्वर के जो मंदिर हैं उनको फिर से जो है उन्होंने खड़ा कर दिया उनके पुराने वजूद के साथ। तो जब हम उनके साथ आए थे तो हमने उनसे सवाल किया क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस गुंबद का जो शेप है और अगर आप जो रहीम का जो गुंबद है उसके शेप को अगर देखें तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर वहाँ से वो लेकर भी आए होंगे तो वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे उस पत्थर को। अब दिल्ली की जो परंपरा है वो यही है कि जब भी नया बनता है तो उस नए बनने के क्रम में किसी पुराने स्ट्रक्चर का जो है मलबा इकट्ठा करके उसको लगाया जाता है। तो अगर आप दक्षिणी दिल्ली के कितने भी पुराने शहर देख लें, क्योंकि अभी तो 7 शहरों के बारे में कहा जाता है जबकि 16 या 17 शहरों का जिक्र जो है हमें मिलता है। उन सारे एक पुराने शहर को ज़मींदोज़ करके कंगाल करके फिर उसके बाद एक नया शहर जो है वो खड़ा किया जाता है। तो बहरहाल आइए आगे पहले बहुत ज़माने से मेरी मुराद है कि आप जब जिंदा थे 18वीं सदी आप उसको मान लें, तो जो बहुत पुराना एक ख़ानदान था ईरान का जो हुकूमत कर रहा था सदियों से, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। अब उसी ख़ानदान के एक साहब थे जिनका नाम था अली कुली ख़ान। तो अली कुली ख़ान जो हैं वो मिजाज से शायर थे, बड़ी रोशन ख्याल शख्सियत थे। वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जो है उनके दरबार में उन्होंने शिरकत की। और ये कहा जाता है कि वो क्योंकि शायरी के बड़े शौकीन थे, तो जब उन्होंने अली कुली ख़ान साहब की शायरी सुनी तो बड़ा वो प्रसन्न हुए, उनसे खुश हुए। और वहीं जो है मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले से उनके नवाब सफदरजंग से ताल्लुकात थे। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो
दिल्ली दरबार आए तब उनके जो है वो ताल्लुकात बढ़े। बहरहाल दोस्ती का आगाज़ हुआ और नवाब साहब जो हैं वो उस ज़माने में आपके अवध में थे और कहीं ना कहीं क्योंकि जो नवाब हैं इनका जो रुतबा था, जो आपका जो लाल किला है, जो मुग़ल दरबार है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उनके वज़ीर के तौर पर जो है ये काम किया करते थे और हमेशा इनको ये लगता था कि किसी तरीके से ये किसी और बादशाह को तख्त पर बैठा दें और वो एक ऐसे बादशाह को बिठाएं जिसको वो अपने हिसाब से चला सके। तो अली कुली ख़ां को जो है उन्होंने अपने यहाँ दावत दी और वहीं एक छोटी सी जागीर का टुकड़ा जो है उनको हुकूमत करने के लिए दे दी। अब अली कुली ख़ां साहब जो थे उनकी मुलाकात एक रक्कासा से, एक सवायब से दिल्ली में हुई और जिनकी मोहब्बत में वो पड़ गए और ये कहा जाता है कि बाद में उन्होंने जो है उन्हें मनाकर उनसे ब्याह रचा लिया और हंसी खुशी जो है ये लोग अपनी रियासत में रह रहे थे। तो ये आगरा के पास ही जो है उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा जो है उन्हें मिला हुआ है। इनसे एक औलाद वजूद में आई जिसे इतिहास में गन्ना बेगम के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें गन्ना बेगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये शायरी करती थी और जिस तरन्नुम में ये उसको गाया करती थी, क्योंकि शायरी सुनाने के अलग अलग तरीके हैं, तो जिस तरन्नुम में जो है ये सुनाया करती थी उस आवाज़ को जो है उस आवाज़ की तरफ लोग खिंचे हुए चले आते थे। तो उस आवाज़ को नाम देने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी मिठास थी कि वो गन्ने की तरह थी, तो उनका नाम ही गन्ना बेगम पड़े। अब ये गन्ना बेगम जो है उस ज़माने में, मतलब आप इसको तसव्वुर करें कि एक मराठा सरदार उनके पीछे थे। खुद जो है जवाहर सिंह जो है, जो जाट राजा सूरजमल, उनके ख़ानदान के उनके बेटे जो है वो उनके पीछे थे। खुद नवाब सफदरजंग जो है वो चाहते थे कि उनके अपने बेटे का ब्याह उनसे करा दें। तो हर कोई, मतलब हिंदुस्तान का हर कुंवर जो है वो चाहता था कि गन्ना बेगम को जो है वो अपने घर ले आए। पर ये कहते हैं कि जब इश्क होता है तो फिर वो राजपाट नहीं देखता, वो अगर इश्क हो जाए तो फिर वो किसी फ़कीर से भी हो जाए और फिर ना हो तो किसी बादशाह के ख्वाबगाह में भी आप रह लो तो कांटों के बिस्तर के सिवा कुछ भी नहीं। अब हर जगह से रिश्ते आते थे इनके लिए, गन्ना बेगम जो है वो दरकिनार करती रहती थी। वहीं अब एक और कहानी शुरू होती। बहुत ज़माने पहले जब औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ 1707 में, तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था काम बख्श। अब इनके जब बेटों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई तो सबसे छोटा बेटा काम बख्श जो है उसका इंतकाल हो गया एक लड़ाई में। उसका एक बेटा था जिसका नाम था फिरोजमंद, जो ज़माने में पुराने किले में रह रहा था। जब उसे ये पता चला कि भैया मेरे जो बाबा हैं उनका इंतकाल हो गया है, तो क्योंकि जो मुग़ल इतिहास है, जो ख़ानदानी इतिहास है, वो खून से रचा हुआ है कि जब भी कोई बादशाह आता है तो वो अपने भाइयों को और जो है भाइयों के बेटों को, मतलब वो किसी वारिस को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, वो सबको कत्ल कर दिया करते थे। और ये जो है ये बादशाह बाबर के ज़माने से जो है ये चला आ रहा है। तो ये जो फिरोजमंद शहज़ादा था ये पुराने किले से निकला और निकलता हुआ, मतलब एक फ़कीर का भेष इसने बनाया और निकलकर जो है गुजरात की जानिब चला गया। अब किसी गांव में ये बेचारा ठहरा। अब क्योंकि इसने रूप ऐसा धारा हुआ था तो किसी को पता नहीं चला कि ये शहज़ादा है। तो वहाँ किसी खेत में जो है एक लड़की जो है वो काम कर रही थी। वो जब वहाँ से जो है गुजरी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे जो है बड़ा एक थका हुआ मुसाफिर बैठा हुआ है। ना जाने क्यों मुझे ये लगता है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो ज़्यादा रवादार थे, वो एक दूसरे की खैर पूछ लिया करते थे। आज अगर सड़क पे आप किसी को देख लें तो वो मरता रहता है, फिर आप तब भी नहीं पूछते। वो लड़की जो थी उसने पूछा, वो जो थका हुआ मुसाफिर था, क्या मुसाफिर तू कहाँ से आया है, मुझे तेरी हालत जो है वो सही नहीं लगती। और उसने फिर उसको जो है वो पानी पिलाया और जाकर जो है वो अपने बाबा को बुला लाई। और जो उसके बाबा थे वो उसको अपनी कुटिया में ले गए और उसने अपना भेद नहीं खोला कि वो है कौन, वो एक तैमूरी शहज़ादा है। तो ये कहा जाता है कि उस लड़की से जो है उस किसान ने उसका ब्याह कर दिया और बाद में जो है उनसे एक औलाद वजूद में आई
जिसे अकबर आदिल शाह के नाम से जाना गया। अब यहाँ गन्ना बेगम की पैदाइश हुई, वहाँ जो है वो अकबर आदिल शाह की पैदाइश हुई। यहाँ 1739 का जो है वो जब साल आया और जो तैमूर था, नादिर शाह था, उसने दिल्ली में खून की होली खेलनी शुरू की। तो ये खबर जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा खून बहा था, जिसके लिए कहा जाता है कि मतलब उसने अपनी तलवार निकाल ली थी चांदनी चौक में जो सुनहरी मस्जिद है, और तब तक उसने वो तलवार अपने मयान में नहीं रखी जब तक जो है मतलब कहा जाता है कि आधी दिल्ली तबाह हो गई। और बाखुदा जब मैं ये पढ़ता हूँ या ये अफसाने मैं सोचता हूँ इनके बारे में, तो अक्सर मुझे ये ख्याल आता है कि दिल्ली में दिल्ली का कौन है, क्योंकि उस ज़माने में तो दिल्ली खाली हो गई। मीर तकी मीर जैसे लोग और ना जाने कौन कौन शायर और कौन कौन कारीगर और कितने शुरफा हजरात स्कॉलर्स जो हैं वो यहाँ दिल्ली छोड़ कर चले गए। तो जब अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं शाहजहाँ के ज़माने से रहता हूँ, तो थोड़ा शुबा होता है। अभी मैं पुरानी दिल्ली गया था और तुर्कमान दरवाजे से हम अंदर गए, तो वहाँ तुर्कमान शाह बेयाबानी की दरगाह है। तो उसके दरवाजे के बाहर एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था, तो एक चाय वाला जो चाय बना रहा है, तो उसने मुझे देखा, हाथ में कैमरा देखा, उसने कहा आप कुछ क्या करने आए हैं यहाँ पे? मैंने कहा मैं बस ऐसे घूम रहा हूँ। आपको पता है मैं मुग़ल ज़माने से। तो आप पुरानी दिल्ली में किसी भी गली कूचे में आप निकल जाए तो कोई भी ख़ानदान जो है वो आपको बस यही कहेगा हम आ जाओ, हम पुरानी दिल्ली से, हम हैं शाहजहानाबादी। जबकि शाहजहानाबाद का तो अपना पानी भी नहीं है। तो खैर बहरहाल वापस आप नादिर शाह पर आते हैं। तो नादिर शाह मतलब जो ऑन रिकॉर्ड है वो कहा गया कि तकरीबन 35-40 हज़ार लोगों का कत्लेआम उस जंग में हुआ। और मुग़ल बादशाह के एक वज़ीर थे, उन्होंने जाकर जो है उससे दरख्वास्त की और उसे कोई शेर उन्होंने सुनाया था कि अब मतलब तेरी इस सितमगर तलवार के सामने जो है अब कोई जिंदा बाकी नहीं रहा। तेरी जो ये सितमगर तलवार है उसके सामने अब कोई जिंदा बाकी नहीं रहा है। अब तो मसीह आए, क्योंकि ईसा मसीह के लिए कहा गया है कि वो मुर्दों में जान डाल देते हैं। अब तो मसीह आए और वो उन मुर्दों के अंदर जान डालें, वो जिंदा हो जाएं और फिर से तो उनका कत्ल कर डालें। तो ये फारसी का शेर जो है ये उन्होंने उसको सुनाया। तो ये कहा जाता है कि ख़ास तौर पर मर्दों के लिए कहा गया है कि मर्द जो है उसका दिल पिघलता है दो चीज़ों से, एक मौसीकी से और एक बहुत अच्छी शायरी से। तो उसने वो बार बार उसने वो गुनगुनाया। खैर उसने दिल्ली के लोगों को बख्श दिया, पर क्या बख्शा था कि दिल्ली जो है वो अपने घुटनों पर आ गई थी। अब जब इस बात का इल्म जो है मतलब पूरे हिंदुस्तान में तो फैल ही गया था, अब जब ये गांव पहुंची ये खबर जहां पर ये शहजादा रह रहा था, बहादुर औरंगज़ेब का जो पोता है फिरोजमल, तो उसके अंदर का जो खून था वो जो है वो कोले खाने लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं लड़ूंगा उससे। अब वो पहली बार जो है उसने अपने जो उसकी बेगम थी और जो उसका बेटा था उसके सामने उसने जो है ये सच्चाई जाहिर की। तो आप इसको एक मूवी की तरह ले सकते हैं। मूवी में बड़े रोंगटे से खड़े हो जाते हैं जब ऐसा कोई सीन आता है, जब किसी का असली चेहरा सामने आता है। तो आप इसको एक इस चेहरे ये जो मंजर है इसको आप अपने तसव्वुर में खींचें कि कोई एक शख्स है जिसने इतनी उम्र गुजार दी, इतना वक्त मेरे साथ गुजार दिया और मुझे उसकी सही पहचान ही नहीं। और वो एक दिन कहता है अपनी तलवार निकाल के कि मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं नादिर शाह से जो है मैं मुजाहदा लूँगा। खैर वो उसकी बेगम थी और वो उनके साथ गई अपने बेटे को लेकर। ये कहा जाता है कि रास्ते में उस शहजादे का इंतकाल हो गया। वो जो बेगम थी, वो जो लड़की थी, वो उस बेटे को लेकर अजमेर चली गई और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। अब मरने से पहले ये जो माँ है उन्होंने उस लड़के को बोला भी, जो अकबर आदिल शाह था, कि कुछ भी हो जाए तो दिल्ली मत जाइए। पर जब किस्मत किसी को कहीं ले जाना होता है ना, तो आप सीधे जाएं, चाहे कहीं भी कोई भी रास्ता पकड़ लें। वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जब वो शतरंज की बिसात बिछाता है ना,
तो वो जानता है कि कौन सा मोहरा कहाँ जाए। अब ये जो अकबर आदिल शाह था, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटका, ग्वालियर गया, और भटकते भटकते जो है इसको एक गिरोह ने उठा लिया। उस ज़माने में गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, बड़ा आम था गुलामों का बाज़ार में बिकना और ख़रीदना। अब इस लड़के को जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास जो है इसके गले में और कमर में रस्सी डाल कर खड़ा किया गया बेचने के लिए। पर ये कहते हैं कि मतलब जो शहजादगी के जो चिन्ह हैं, जो युवराज होते हैं, वो अलग से नज़र आ जाते हैं। अब वहीं से जो है शुजाउद्दौला, वो अपने मतलब उस ज़माने में वो नवाब नहीं था, उसमें लड़कपन था, वो उसी बाज़ार से जो है घोड़े पर बैठा हुआ वो गुज़र रहा था। तो जब उसकी नज़र गुलामों पर पड़ी और फिर इस गुलाम पर पड़ी, तो वो थोड़ा सा दंग रह गया, क्योंकि ये जो गुलाम था ये बाकी गुलामों से थोड़ा अलग था। अब कहीं ना कहीं जो है बात छुपी तो थी नहीं, सबको पता था यहाँ पे कि जो शहजादा फिरोजमंद है वो यहाँ से भागे हैं, उनकी एक औलाद वजूद में आई है। अब इसकी खबर कौन रख रहे थे? इसकी खबर रख रहे थे नवाब सफदर। तो नवाब साहब के पास जो है मतलब अपने पापा के पास वो फ़ौरन पहुँचा और उसने अपने पापा को बताया कि पापा मैंने देखा है उसको, जिसको आप ढूंढ रहे हो वह दिल्ली के बाज़ार में है, और चलो उसको उठा लिया जाए। और उसके पापा जो है उन्होंने भेजा उनको, बाकी लोगों को, और जो ये जो लड़का था उसको उठवा लिया या ख़रीद लिया उनसे, और लाकर उसको नहला धुला कर जो है उसको बाकायदा शहज़ादा बनाया। और ये कहा जाता है कि उस ज़माने में जो बादशाह थे, अहमद शाह थे शायद, उनके मुकाबिल में जो है इन्होंने हाथी पर इसकी लड़के की सवारी निकाली और उसको जो है बादशाह घोषित कर दिया। अब आप सोचें कि किस तरीके से एक जो लड़का फ़कीर है, उसने अपने माँ बाप को खो दिया है, क्या उसने कभी सोचा होगा कि वो तैमूर ख़ानदान का शहज़ादा है, और तकदीर मतलब जो है जो दिल्ली का जो तख्त है उसे किस कदर जो है अपनी तरफ खींच रहा है। वो कुछ दिनों के लिए जो है उसको शहज़ादा बनाए रखा, बाकी जो है फिर उसकी जो मतलब बादशाह बनाए रखा। बाद में उसकी जो बादशाहत है उसको खारिज कर दिया गया, और ये जो लड़का है इसने फिर बाकी का वक्त अवध में गुजारा, और वहीं इस लड़के की मुलाकात गन्ना बेगम से हुई। तो एक रोज़ जो है गन्ना बेगम कुछ सुना रही थी, ये लड़का भी जो है वहाँ जाता था अली कुली खां के पास, और ये कहा जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा। पर कहीं ना कहीं ये जो लड़का था इसके अंदर एक एहसास कमतरी थी, मतलब इसके अंदर एक आत्मग्लानि थी। इसको ये लगता था कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो गन्ना बेगम जितना भी इनको जो है तवज्जो देती थी, जो उतना ही उनसे दूर भागा करते थे। तो गन्ना बेगम उतना ही जो है इनकी तरफ आकर्षित हुआ करती थी, और तकदीर का खेल ऐसा हुआ कि ये गन्ना बेगम से अलग हो गए, और इनको कहीं ना कहीं गन्ना बेगम से इश्क था, पर जिसको जो है ये कभी जाहिर कर नहीं पाए। और ना जाने कहाँ ये शहज़ादा गया और किस मिट्टी में जाकर दफन हुआ। गन्ना बेगम जो थी उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो विवाह है वो दिल्ली के किसी वज़ीर से हुआ था, और बाद में जो है वो उनकी यहाँ से भी निकल गई थी, और एक मराठा सरदार थे जिन्होंने जो है उनका साथ दिया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको ग्वालियर के पास कहीं जो है बीहड़ में उनको दफनाया गया, उनकी कब्र जो है आज भी वहीं है, और बड़ी खूबसूरत शायरी जो है उस कब्र के ऊपर जो है वो लिखी हुई है। अब नवाब साहब के बारे में सोचें और उस ज़माने को सोचें कि इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं देखा। इनके जो चचा कह लें या ताऊ कह लें, तो अभी जैसे मैं एक शेख अब्दुल रहमान का जिक्र कर रहा था, इसके बाहर ये जो मकबरा है उसके बाहर, तो ये जो पूरी कहानी है इस मकबरे बनने तक की और ये अवध घराने के खड़े होने तक की, ये अब्दुल रहमान साहब से जो है वो शुरू होती है कि जब बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान को 12 प्रांतों में विभाजित किया, और जब वो ढूंढ रहे थे कि अवध को जो है एक सूबेदार की ज़रूरत है, तो बिजनौर के शेख अब्दुल रहमान जो हैं वो पहुँचे बादशाह सलामत के दरबार में अपने बहुत सारे सोर्सेज वगैरह लगा के, और वहाँ उन्हें जो है मनसब अता किया गया और अवध की सूबेदारी दे दी गई। अब ये जब वहाँ पहुँचे हैं तो पहुँचने के बाद इन्होंने अपने लोगों को वहाँ बसाना शुरू किया,
इनके इंतकाल के बाद जो है, जो इनके जो शेखजादे थे, क्योंकि वहाँ पठान भी लोग रहते थे, वहाँ शेखजादे भी रहते थे, पर जो शेखजादे थे उनका लखनऊ में बड़ा दबदबा था, अवध में। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक दरवाज़ा था जिसका नाम शायद दरवाज़ा शेखिया या कुछ था, उस दरवाजे के बीचों बीच उन्होंने एक तलवार टांगी हुई थी। तो जो भी दिल्ली से जाता था उसको पहले उस दरवाजे के नीचे से निकलकर उस तलवार को नमस्ते करना पड़ता था, तब जाकर जो है वो मतलब उस शहर में दाखिल होता था। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन शेखजादों से लड़े भिड़े और वो तलवार हटवा दें। अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने की है। ये 1722 की। अब ये ज़माना औरंगज़ेब का तो था नहीं कि उसकी तलवार से जो है ये लोग सारे थर थर काँपते थे। अब उसके बच्चे जो हैं आपस में ही जो है वो लड़ने लग रहे थे, तो मुग़ल सल्तनत जो है वो खोखली होनी तभी से शुरू हो गई थी। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने एक शख्स को बुलाया जिसको एक लक़ब दिया बुरहानुल मुल्क का, जिसे आप नाम से जानते हैं नवाब सादत अली खान। तो नवाब सादत अली खान जो है, मतलब होता है ना किसी शख्स को देखकर मतलब उसका एक ऑरा अलग होता है, लगता है कि मतलब वो कहीं से गुजरेगा तो भीड़ छट जाएगी। वो एक ऐसी शख्सियत थी, उनको जो है अवध की जिम्मेदारी दी गई, और वो एक ऐसे शख्स थे कि तलवार के धनी थे, उन्हें अशरफियों में मज़ा नहीं आता। तो ये पुरानी कहावत है कि जिस फौजी को जो है वो जंग मैदान में मज़ा आने लगे उसे महलों के कालीन से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये जो सरदार था नवाब सादत अली खान, जब ये वहाँ पहुँचा है तो इसने क्या किया कि शेखजादों की ताकत को ख़त्म करने के लिए इसने लखनऊ का शहर ही उठा दिया, और ये कहाँ लेकर गया? फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद जो घाघरा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ था, वहाँ उसने जो है मिट्टी की दीवार खींचकर, अपने लिए कोई महल तामीर नहीं करवाया, मिट्टी की दीवार खींचकर जो है परकोटा तैयार करवाया और उसके बीच में खेमा रखा, और उस खेमे में जो है ये रहने लगा। और फिर इसने जो वहाँ की सल्तनत का जो भार है वो अपने कंधों पर लिया, और धीरे धीरे करके इसने जो लखनऊ के शेखजादे थे उनकी ताकत को एकदम शून्य कर दिया पूरी तरीके से। अब यहाँ जब नादिर शाह ने हमला किया तो बहुत दरख्वास्त करने के बाद जो है बुरहानुल मुल्क को दिल्ली बुलवाया गया, और फिर जो है ये मतलब उससे लड़े। पर ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बुरहानुल मुल्क जो थे वो नादिर शाह की फ़ौज से लड़े ज़रूर थे, पर जब हार गए तो इतना ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगे कि उन्होंने जहर खा लिया। आप लोगों ने वो मूवी देखी है शतरंज के खिलाड़ी? शतरंज के खिलाड़ी मूवी में जो सईद जाफरी साहब हैं और एक और वो उसमें एक्टर हैं, जब वो खेलते हैं शतरंज, तो फिर वो जो है अपनी तलवार की तरफ जो है वो बताते हैं दीवार पर टंगी हुई, वो कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुरहानुल मुल्क की फ़ौज में थे। तो एक ज़माने में बुरहानुल मुल्क नाम का हिंदुस्तान में सिक्का चलता था। तो बुरहानुल मुल्क की कोई औलाद ऐसे नहीं थी, कोई लड़का नहीं था जिसको जो है वो अपना वारिस घोषित कर पाते। एक भतीजा था उनका जिसका नाम मंसूर था, और उसी से जो है उन्होंने अपनी लड़की का ब्याह कर दिया था। और बाद में राजा लक्ष्मी नारायण थे इलाहाबाद के, वो क्योंकि नवाब साहब के बेहद करीबी थे, तो उन्होंने फिर मुग़ल दरबार में बहुत कोशिशें करके जो है राजा साहब ने जो मुकीम थे, जिन्हें मंसूर भी बोला जाता है, उन्हें नवाब सफदरजंग का खिताब देकर जो है अवध की सूबेदारी पर बिठा दिया। तो अब इसको यहाँ रखते हैं। और तो सुल्तानपुर के करीब यूपी में उनका इंतकाल हो गया। जो उनकी बेगम थी उन्होंने मतलब अपने दिल पर पत्थर रखा और किसी के ऊपर ये बात जाहिर होने नहीं दी कि उनके जो खाविन हैं, जो नवाब साहब हैं, उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि अगर ये बात आम हो जाती तो शायद बदहमनी फैल जाती।
बगावत हो जाती। और जब तक इनके बेटे को, शुजाउद्दौला को तख्त पर नहीं बैठा दिया गया, तब तक जो है किसी को नहीं बताया गया कि नवाब साहब जो है वो फौत हो गए। अब जो शुजाउद्दौला है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके तो जब बुरहानुल मुल्क जो पहले नवाब हैं, उन्होंने जब फैज़ाबाद में एक कच्चा मकान जो है बनाकर उन्होंने रहना शुरू किया, तो उसको बोला जाता था बंगला। तो फैज़ाबाद का जो पुराना नाम है वो बंगला है। तो अगर आप उमराव जान मूवी देखेंगे, तो जो उमराव जो है वो जाकर भी उससे पूछती है ना, वो खानिम साहिबा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, तो कहती हैं मैं बंगले से आई हूँ। तो वहाँ पर बाकी लोग कहते हैं बंगला क्या है, तो वहाँ पर एक बुआ काम करती हैं। जो बुआ जो पुराने खादिमाएँ होती थी उनको बुआ बोला जाता था, आज भी बोलते हैं लखनऊ में। तो कहते हैं क्या ए मुल्क तुझे पता नहीं है, बंगला जो है फैज़ाबाद का पुराना नाम है। तो वहाँ से जो है वो बंगला लफ्ज़ जो है वो वजूद में आया। नवाब सफदरजंग जो थे उन्होंने ज़्यादातर वक्त जो है वो दिल्ली में बिताया, इसलिए वो फैज़ाबाद से जो है वो अपना जो तख्त पाया है वो उठाकर लेकर नहीं गए कहीं। बाद में जब शुजाउद्दौला तख्त पर आए तो उन्होंने क्या किया कि फैज़ाबाद से निकले और निकलने के बाद लखनऊ चले गए। और लखनऊ में हुआ ये उनके साथ कि उसी दौरान बक्सर की लड़ाई हो गई और बहुत बुरी तरीके से जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ हारे, और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर तावान जंग तकरीबन 50 लाख रुपए लगाया। और वहीं से अवध जो है धीरे धीरे जो कंपनी बहादुर है उनके शिकंजे में आना शुरू हुआ। तो शर्त ये हुई कि इलाहाबाद दिया जाएगा, और इलाहाबाद के साथ जो है जो सल्तनत का 1 रुपया होगा, रुपए में 5 पैसे जो है वो कंपनी बहादुर को जाएंगे। और ये जो शर्त है, ये कहते हैं कि नवाब साहब के गले में फांस की तरह ताउम्र जो है वो लगी रही। और बाद में जब अंग्रेज़ों ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ की जो इनकी बीवी थी, जो शुजाउद्दौला की अम्मा थी, जनाब आलिया, जिन्हें राजमाता बोला जाता है, तो जनाब आलिया जो हैं, जब इमाम जामिन बांध रही थी अपने बेटे के हाथ में, जाने एक तरह से आप कहने की शुभकामनाएँ, दुआएँ जब जंग पर जाया करते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा बक्सर की लड़ाई पर जाने से पहले कि तुम अंग्रेज़ों को चुन चुन कर मारना, पर खुदा के वास्ते 12 फिरंगियों को बचा कर ले आना मेरी सीनत उठाने के वास्ते, मेरा जो डोला है वो उठाने के वास्ते। तो बाद में जब किसी अंग्रेज़ अफसर को ये बात पता चली थी, तो उन्होंने इसका बड़ा बदला लिया था अवध के घरानों से। इतना बदला लिया कि उन्होंने अवध को पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया, उसके दरबार को खैर बहरहाल नवाब शुजाउद्दौला वो हार गए। और हारने के बाद जो है, जब वो बरेली से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर हाफिज़ रहमत खां नाम का एक पठान था जो बड़ा बूढ़ा था। उसने अपने ज़माने में बहुत सारे बादशाह देखे थे। तो जब नवाब साहब का हारने के बाद गुज़र हुआ, तो उसने शुजाउद्दौला को जो है एक सलाह दी कि देखो फर्जन बेटे, एक तो तुम मुगलों पर यकीन मत करना, दूसरा ये कि जो तुम्हारी राजधानी है वो तुम लखनऊ से वापस फैज़ाबाद ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, वो लखनऊ से वापस अपनी जो राजधानी है वो फैज़ाबाद ले आए, और जितने भी मुग़ल उनके खादिम काम कर रहे थे उनको जो है उन्होंने बर्खास्त करके अपने लोगों को रखना शुरू कर दिया। तो ये कहा जाता है कि तभी से जो फैज़ाबाद का जो सुनहरा दौर है वहाँ से वो शुरू होता है। और वो जो कच्चे परकोटा था उन्होंने उसको एक महल बना दिया, एक किले में जो है वो तब्दील कर दिया। ये कहते हैं कि तकरीबन 200 फ्रांसीसी जो लोग हैं वो हमेशा नवाब साहब के पास काम किया करते थे, और उनकी फ़ौज में को जो है वो मश्क कराया करते थे। तकरीबन 15,000 हरकारे और जासूस उनकी अमलदारी में थे, जो हर 7वें दिन पूना से और हर 15वें दिन काबुल से खबरें लेकर आते थे।
इनकी एक बेगम थी जो बड़ी खुददार महिला थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नवाब साहब से ये शर्त रखी हुई थी कि जब जब नवाब साहब जो है उनके बिना कहीं और रात बिताएंगे तो 5,000 रुपये हर्जाने के तौर पर जो है वो नवाब साहब जो है उनको देंगे। और नवाब साहब जो हैं वो तब भी नहीं रुके, और ये कहा जाता है कि जो हर्जाने की जो रकम थी जो बेगम साहिबा को वो देते थे वो उनके खुद की अमलदारी में आने वाले जो गाँव थे उससे ज़्यादा हो गई थी, और इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि उन पैसों से उन्होंने अपने महल के अंदर एक चांदी का चबूतरा बनवाया था। और उसी महल के अंदर जो है जो अगले नवाब हैं आसिफुद्दौला वो पैदा हुए थे। इनकी जो माँ है खुद जो शुजाउद्दौला की बड़ी मतलब सुलझी हुई सी महिला थी उन्हें जनाब आलिया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी उनकी खादिमाएँ जो हैं वो चांदी के सिक्के सीलन से बचाने के लिए धूप में सुखाया करती थी, और उनमें से कुछ सिक्के जो हैं वो वहाँ से गायब कर देती थी। और जनाब आलिया जब पूछती थी तो वो सिक्के क्या हुए तो कहती थी कि वो सीलन से और धूप से जो है वो गायब हो गए। तो जनाब आलिया उसका भी कुछ उनको कुछ जवाब नहीं देती थी। वो कहती थी कि जो गरीबी है वो इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म कर देती है। बाद में जब शुजाउद्दौला का इंतकाल हुआ और इनके बेटे आसिफुद्दौला जो हैं वो तख्त पर बैठे तो वो फैज़ाबाद से जो है अपनी राजधानी उठाकर लखनऊ ले गए। और जो एक ज़माने में फैज़ाबाद शाहजहानाबाद जो दिल्ली है उसकी होड़ कर रहा था, वहीं से जो उसका सुनहरा वक्त है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। एक साहब थे दिल्ली के, वो ये बताते हैं कि वो वहाँ की रौनक बता रहे हैं फैज़ाबाद की। तो बता रहे हैं कि जब मैं उस शहर में दाखिल हुआ हूँ तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मैं देखता क्या हूँ कि पेड़ों की कतारें हैं और उनके नीचे जो है हलवाई बैठे हुए हैं, कबाब बनाने वाले बैठे हुए हैं, पुलाव वहाँ पक रहे हैं, तमाशा दिखाने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, परिंदे बेचने वाले बैठे हुए हैं। और इतना हुजूम है वहाँ पर कि अगर मैं थाली फेंकूं तो थाली ज़मीन पर ना गिरे। तो मुझे एक बार को ये शुबा हुआ कि क्या हम लोग चौक पहुँच गए हैं। अच्छा, चौक का मतलब होता है, आज भी लखनऊ में चौक है। चौक मतलब आपका जैसे चांदनी चौक है, वो मेन जगह जहाँ मेन मार्केट लगती है। तो उन्होंने जो है किसी से पूछा कि क्या मैंने फाटक तो पार किया नहीं है, पर ये चौक कहाँ से आ गया। तो एक राहगीर बताता है, क्यों मियाँ तुम कहाँ से आए हो, क्या नए आए हो। अभी शहर जो है यहाँ से 4 कोस दूर है। तो जब वो जाते हैं वहाँ मतलब फाटक क्रॉस करके अंदर से दाखिल होते हैं तो वो बताते हैं कि चौड़ी सड़क है और मतलब वहाँ से हाथियों का गुज़र हो रहा है, फौजी लश्कर का गुज़र हो रहा है, फ्रांसीसी जो सिपाही उनका गुज़र हो रहा है, हर तरह की मतलब तोपें वहाँ से खींची जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब ये दिल्ली को जो है ये टक्कर दे रहा है ये शहर। एक से एक बाग वहाँ लगे हुए हैं, मतलब एक इतना खूबसूरत बाग वहाँ लगा हुआ था कि जब दिल्ली के बादशाह अवध की सैर करने के लिए गए तो लखनऊ से सीधा दिल्ली नहीं आए, वो फैज़ाबाद होते हुए आए और उन्होंने जो खेमे जो हैं अपने वो उस बाग में लगवाए। वो इतना खूबसूरत जो है वो बाग था। उसी की एक नकल जो है एक ज़माने में यहाँ बनाने की जो है वो कोशिश उन्होंने की थी। खैर बहरहाल अब आता है ज़माना नवाब आसिफुद्दौला का। तो नवाब आसिफुद्दौला के बारे में ये कहा जाता है कि किसी अंग्रेज़ अफसर ने नवाब साहब और उनकी जो अम्मा है, मतलब आप ये कह लें कि शुजाउद्दौला की भी एक बेटी, उनके बीच में जो है दरार डालनी शुरू कर दी। और इसी की बदौलत जो है वो फैज़ाबाद से जो है अपना तख्त उठाकर लखनऊ ले गए। और जब उनके पास पैसे वहाँ ख़त्म हो गए तो ये कहा जाता है कि एक जंग में वो शरीक हुए थे जिसमें उन्हें हर्जाना देना पड़ा था। तो बचपन में उनकी गुड़िया गुड्डे की जो शादी हुई थी और उनके गुड्डे के दहेज में जो पैसा आया था वो उनकी अम्मा ने उनके बड़े होने के बाद उनको वो दिया, तब जाके जो है उन्होंने वो हर्जाना वहाँ पर भरा। इनकी एक बेगम थी जो दुल्हन फैज़ाबादी के नाम से शायरी भी करती थी
और उनका नाम दुल्हन बेगम था। दुल्हन बेगम के नाम से बड़ी वो मशहूर हुई थी। तो वो अपनी आवाम के इतना ज़्यादा करीब थी कि जब होली, जब दौलत सरा पर जो है जब होली खेली जाती थी तो प्रोटोकॉल ये होता था कि अब शाही ख़ानदान के लोग नहीं मिल सकते हैं आम लोगों से जाकर। तो जब बाहर के आवाम ने इस बात की गुजारिश की कि वो दुल्हन बेगम के साथ जो है वो होली खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है उनकी गुजारिश को ऐसे माना कि अपने उजले कपड़े उन्होंने वो बाहर भिजवाए और उन उजले कपड़ों पर जो है आवाम ने खूब रंग खेला और फिर वो अंदर आए वो कपड़े, और फिर दुल्हन बेगम ने वो कपड़े पहने और पूरी दिन जो है वो महल में अपने जो है वो उनको पहनकर घूमकर खुश होती रही। अवध में बेगमों का बड़ी टूटी बोलती रही है। जैसे एक बेगम थी जिनका नाम था बहू बेगम, तो वो हो गए ना सिगाउद्दौला वाली। अच्छा, वो जो एक मूवी बनी थी ना मीना कुमारी के साथ, बहू बेगम करके, वो लखनऊ पे, और उसमें वो बहुत मशहूर गाना है, खुदा करे कि कयामत हो। जी वो भी कुछ उसी, सॉरी नहीं, पर वो नवाब साहब से उसका ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो कुछ अलग। ये लक़ब हुआ करते थे, जैसे बहू बेगम हो गई या दुल्हन बेगम हो गई। अब जैसे एक टाइटल और था, वो आपको बड़ा अजीब लगेगा वो लक़ब, वो था कंगला बेगम। और वो कंगला बेगम ऐसे हुआ कि एक नवाब साहब हुए और उन्होंने अपने वजीर की भांजी से ब्याह किया जो रुपए पैसों से बड़ी कम थी। तो जब वो ब्याह कर लिया तो मोहब्बत में उन्होंने उन्हें बहुत पैसा दिया और उनको रुमाल, कालीन वगैरह जो है वो बांटे और कहा कि भाई जो है आप इन्हें अपने ख़ानदान वालों को दे दें ताकि उन्हें ये पता चले कि आपकी जो तंगहाली है, जो कंगाली है, वो ख़त्म हो गई। तो बेगम साहिबा ने क्या किया कि वो सारे रुमाल और सारे जो कालीन थे वो बक्सों में भरवा दिए। फिर उसके बाद जो है एक बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो नवाब साहब जो हैं उनके ऊपर से सदका किया उन्होंने और एक चांदी के सिक्कों का एक छोटा सा चबूतरा बनवाया। और जब बेगम साहिबा ठीक हो गई तो उनको गोद में उठाकर जो है उन्होंने कहा कि तुम आप अपने ठोकर से जो है ये जो चबूतरा है वो गिरा दें, फिर जितने भी ये सिक्के होंगे वो गरीबों में बांट दिए जाएंगे। तो बेगम साहिबा ने वो चबूतरा गिराया और फिर उसके बाद नवाब साहब तो वो चले गए वहाँ से। उन्होंने वो सारे सिक्के उठवाए संदूक में भरवा दिए। बाद में जब नवाब साहब को इस बात की पता चली तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं माने और उनसे जो है उनका लक़ब वापस लेकर उनको कंगला बेगम के नाम से उनको मुखातिब किया और 1500 रुपये माहवार उनको जो है वो दिए जाते थे, जिसमें जो है वो अपना जीवन यापन किया करते थे। इसके अलावा खैर बाद में हज़रत महल भी हुई और मुझे लगता है कि बेगम हज़रत महल के बारे में दुनिया जानती है और जिसका जिक्र थोड़ा सा हम आगे चल के जो है वो कर लेंगे। थोड़ा सा हम खानों का जिक्र कर लेते हैं वहाँ के। अच्छा, यहाँ लखनऊ से जैसे प्रज्ञा है वो लखनऊ से है और कोई है लखनऊ से? हम पार्शियली हैं, मतलब हम लोगों के ननिहाल में बहुत से लोग यहाँ रहते हैं आज भी, हजरतगंज में और बाकी। तो आप प्रॉपर लखनऊ के नहीं, आप दिल्ली की? हाँ, हम हैं। हाँ, दिल्ली तो ऑब्वियस बिल्कुल खानदान है लखनऊ में, पर हम अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। अगर बलाई खाई है लखनऊ में, बलाई जो है वो लगा थिक मलाई और उसको जो है वो उपलों पर जो है वो पकाया जाता है दूध को और तब तक पकाया जाता है कि वो बहुत गाढ़ा ना हो जाए, तो उसको जो है वो बलाई कहा जाता है। तो एक से एक लोग जो हैं वो अवध में हुए हैं और जैसे एक नवाब हुए हैं, एक हो गए सादत अली खान जो पहले नवाब हो गए और एक और हुए हैं सादत अली खान जो द्वितीय आप कहेंगे। तो ये जो राजकुमार है ये आसफुद्दौला के ख़ानदान से था और इसको ये लगता था कि भाई मुझे सल्तनत तो मिलेगी नहीं, ये बनारस जाके बच गया। अब अंग्रेज़ों का कोई एक अफसर जो है इसके पास गया और इससे कहने लगा कि अब इधर जो है लखनऊ में तख्त खाली था, तो इसके पास गया और पूछने लगा इससे
कि साहिब आलम, अगर आपको अवध का तख्त मिल जाए तो आप कंपनी सरकार को क्या दीजिएगा? तो ये जो लड़का था उसने जो है ताव में आके कह दिया कि हम आधा अवध जो है वो कंपनी सरकार को दे देंगे। अब इसने कह तो दिया, अब वो जो अंग्रेज अफसर था वो पीछे से उसने जो है वो पर्चा निकाला और कहा कि आपको अगला नवाब जो है वो घोषित किया जाता है। अब उसको नवाब बनने के बाद जो है वो आधा अवध तो देना ही पड़ा और उसको बड़ा रंज हुआ इस बात का। पर ये कहा जाता है कि अवध के इतिहास में नवाब सादत अली खान द्वितीय जैसा नवाब कोई नहीं हुआ। उसने आधी सल्तनत के बावजूद जो है इतना बेहतरीन उसने अपना जो है प्रशासन चलाया है। अब क्योंकि वहाँ से जो है लगान आया करता था दिल्ली, पर आधी सल्तनत होने के बावजूद जो है उसने इसमें कोई कमी आने नहीं दी। खैर बहरहाल अब दिल्ली और लखनऊ के बीच में ईंट और घड़े का बैर चला। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आज भी मुझे लगता है कि लखनऊ वाले वो दिल्ली वालों को पसंद नहीं करते और है ना, बिल्कुल नहीं करते। प्रज्ञा मुझे पसंद करती है, प्रज्ञा अलग है। तो नहीं, पर दिल्ली वालों की में भी खामियां हैं। दिल्ली वाले भी लखनऊ वालों को पसंद नहीं करते। ये जो लड़ाई है ये कोई खानदानी लड़ाई नहीं है, पर ये रवायतों की लड़ाई है। अब जैसे मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया बुआ वाला, अगर आप हमारे यहाँ दिल्ली में आ जाए तो बुआ क्या हुई, वो भाई की बहन हो गई, सॉरी पापा की बहन हो गई। अब वहाँ पर जो खादिमाएँ होती थी उनको बुआ बोला जाता था। आज भी जो पुराने ख़ानदान है। इसके अलावा जो है मतलब ये जो लड़ाई है ये भाले और तलवार की नहीं है, ये ज़बान की है, ये तौर और तरीके की, ये तहजीब की और ये खाने के मुतालिक लड़ाइयाँ हैं। मतलब हमेशा अवध वालों को ये लगा कि जो उर्दू है वो उनकी है, पर हकीकत ये है कि उर्दू की जो पैदाइश है वो दिल्ली की है। वो दिल्ली में पैदा हुई है और उसकी जो परवरिश हुई है वो हैदराबाद में हुई है और वो दुल्हन बनकर हैदराबाद से अवध में दाखिल हुई। तो इस तरीके से उर्दू चली है। पर जो लखनऊ वाले हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था कि शायरी में भी जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरारें उनके बीच में होती थी। तो कई बार लखनऊ से कोई एक शेर आता था, एक लाइन आती थी और उसको दिल्ली भेजा जाता था कि आप इसको पूरा करें। और इसी तरीके से कई बार दिल्ली से जो है कुछ भेजा जाता था और वहाँ वो महफिलों में और मजलिसों में वो लाइन घूमती थी। तो अब क्या हुआ कि इससे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं अभी पिछली बार मैं लहर मैम को बता रहा था कि एक महफिल में जो है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक महफिल में जो है एक लाइन जो है वो निकली कि आ रही है चमन से बुए कबाब, आ रही है चमन से बुए कबाब। समझ आई क्या? हाँ, अब इसमें नीचे लाइन जोड़े आप, खाने का मन कर रहा नहीं पता, इसको थोड़ा फलसफियाना तरीके से जोड़े। तो आ रही है चमन से बुए कबाब। तो एक बुजुर्ग जो थे उन्होंने जो है इसका मुजाहिदा उसका लिया, बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा भाई हम इसको पूरा करेंगे। तो वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के जो है जमुना के किनारे जो है वो भटक रहे हैं और तेज से चिल्ला रहे हैं कि आ रही है चमन से बुए कबाब, आ रही है चमन से बुए कबाब, ताकि उनको नीचे वाला जो काफिया है वो मिल जाए। इतने में वहाँ से एक लड़का गुजरा और वो कहता है कि किसी बुलबुल का दिल जला हो। आ रही है चमन से बुए कबाब, किसी बुलबुल का दिल जला होगा। तो ये जिस भारीपन के साथ शुरू हुई है उसी भारीपन के साथ ये खत्म हो रही है। अच्छा, लिटरली बुलबुल का दिल नहीं जला होगा। या बुलबुल जो है दास्तानों में जब आती है तो उसको बहुत अलग अंदाज में पेश किया जाता है। अब इसी तरीके से लखनऊ वालों ने या दिल्ली वालों ने किसी को भेजा था, हाँ दिल्ली वालों ने
मीर तकी मीर को नहीं, मीर तकी मीर को नहीं, मीर तकी मीर की तो बड़ी तौहीन उन्होंने वही तो, की थी। वो तो बहुत ही उन्होंने जिसका हाँ। शेर सुनाया था जी। नहीं, हाँ वो 18वीं सदी की बात जी हाँ है। जी हाँ, ये हो गई 19वीं सदी की ये बात, बात जब शायरी ज़्यादा अपने उरूज पर थी और हमले कम हो गए। जब जंग कम हो जाती है तो मुल्क की उन्नति शुरू हो जाती है। उसी तरीके से अब आप लगा लें कि अंग्रेज़ों ने जब पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया तो जंग खत्म हो गई। वो किससे लड़ेंगे? खुद से थोड़ी लड़ेंगे। तो दिल्ली से जो है एक फिक्रा भेजा गया यहाँ से कि कबाब चढ़ाए बोतल में और शराब चढ़ाई सीख पर। दोहराइए इसको। कबाब चढ़ाए बोतल पे। हाँ, कबाब चढ़ाए बोतल पे और शराब चढ़ाई सीख पर। अब कोशिश करें इसके नीचे बनाने की। समथिंग अबाउट घी आ सकता है। अस्तगफुरुल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश कर। अब ये वहाँ घूम रहा है, मजलिसों में, अलग अलग मजलिसों में घूम रहा है। ठीक है, अभी आप देखें तहजीब का मयार क्या है। आज हम क्या डिस्कस करते हैं? आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। आओ हिंदू मुसलमान डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऐसा लोगों के पास टाइम ही नहीं था जी। मतलब ऐसे लोगों को दूर महफिल से कर दिया जाता था जो भी इस तरह की मजहबी बातें लेकर आता था। लोग अपनी ज़बान साफ किया करते थे महफिल में जाके, तलफ़्फ़ुज़ साफ किया करते थे, लोग पुलाव पर बात किया करते थे, लोग खानों पर बात किया करते थे, कविताएं जो है वो सुनाया करते थे, ऐसी गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो खैर मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बता देता हूँ कि जब वो वहाँ पहुँचा है तो फिर एक बुजुर्ग जो है वो उसमें ऐड करते हैं नीचे कि शराब चढ़ाई सीख पर और कबाब चढ़ाए बोतल पर। तो वो कहते हैं कि उनके आने से साकी के उड़े यूं होश, कि कबाब चढ़ाए बोतल पर और शराब चढ़ाई सीख पर। अब यहाँ साकी जो है वो बारटेंडर नहीं है। साकी का रुतबा जो है वो बहुत अलग है इसमें शायरी में, कि उनके आने से महफिल में, उनके आने से साकी के उड़े यूं हो। वो भूल गया वो कहा और उसने कहीं का कहीं जो है उसको कर दिया। उसका उल्टा हुआ ना। हाँ, ये उल्टा हो गया ना ये उसका। समझते हैं वो दूसरे उस शेर का उल्टा किया गालिब ने, लेकिन उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। ये बात बिल्कुल सही कही है मिर्ज़ा गालिब ने। आज एक तो एक आशिक जो है इसको इस्तेमाल करके जो है वो अपने दिल को राहत दे रहा है। तो गालिब कुछ नहीं करके गए और नौजवानों के ऊपर इतना जो है वो करके गए हैं कि रातों में जो है वो मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते हैं और अपने दिल को जो है वो राहत देते हैं। तो अब आ जाए एक किस्सा मैं बयां करता हूँ महना कि संगीत में अवध का फिर कोई सानी नहीं रहा। और ये कहा जाता है कि जो अवध है उसको शिराज हिंद का खिताब मिला हुआ था एक ज़माने में। तो अब दिल्ली और अवध के बीच में जो तकरार शुरू हुई है उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो वाली जो नीति है वो सिर्फ 1857 के बाद इस्तेमाल नहीं की, वो उन्होंने उससे पहले शुरू की। अब दिल्ली का जो बादशाह है वो बेशक गरीब है, उसकी अमलदारी में जो है ज़मीनें नहीं है, सिपाही नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, पर वो फिर भी बादशाह है। राजपुताने से लेकर अगर आप मराठों की तरफ चले जाएं या आप दक्षिण की तरफ जाएं या अगर आप पूरब की तरफ चले जाएं, वहाँ हर कोई फिर भी जो है दिल्ली के तख्त को मान देता था और किसी ने अपने आप को सम्राट घोषित नहीं किया। पर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक तीर से दो निशाने जो है वो लगाए। वो ये था कि एक नवाब साहब थे जिनका नाम था गियासुद्दीन हैदर, गाज़ीउद्दीन हैदर। तो गाज़ीउद्दीन हैदर साहब से पैसा लिया अपनी नेपाल के एक जंग के लिए और उसकी एवज में जो है उन्होंने उनको बादशाह का लक़ब दे दिया। तो आप देखेंगे कि शुरुआत के जो लोग हैं, जो गवर्नर हैं, उनको नवाब बोला जाता है
और बाद के जो वहाँ पे नवाब हैं उनको बादशाह बोला जाता है। तो बादशाह का मतलब होता है बादे खुदा, ज़मीन पर जो है जो चलेगी वो चाह की चलेगी। तो दिल्ली वालों को इससे बड़ा रंज हुआ कि बादशाह तो एक ही है, तो दिल्ली में, और वहीं पे जो है ये तहजीब की जो तकरार है वो होनी शुरू हो। अब एक बार क्या हुआ कि जो बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर है उनको संगीत का, मौसीकी का बड़ा शौक था, और उसी ज़माने में एक बहुत बड़े मतलब प्रकांड पंडित संगीत के, जिनका नाम था मियाँ हैदरी खां, वो वहाँ मौजूद थे लखनऊ में। पर उनके बारे में ये भी बहुत मशहूर था कि वो इतना ज़्यादा चिड़े रहते थे, मतलब इतना ज़्यादा खोए रहते थे कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता था कि वो कहाँ हैं, किसके सामने बैठे हैं। मुझे ये लगता है कि जो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसा हुनर होता है वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। अब जो नवाब साहब थे उनको जो है उनका गाना सुनने का शौक़ हुआ, और वो एक रोज़ रूमी दरवाजे से होकर जो है वो दरिया के किनारे घूम रहे थे। इतने में नवाब साहब के जो खादिम थे उन्होंने आकर बताया कि क़िबला-ए आलम जो मियाँ हैदरी हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं, अगर आपका हुक्म हो तो आप बारगाह आली में जो है उनको हाजिर किया जाए। तो उनको बुलाया गया। अब मियाँ हैदरी जब आए तो वो इतना ज़्यादा खोए हुए थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। तो नवाब साहब ने उनसे कहा कि मियाँ हैदरी, दुनिया ने आपका गाना सुना है, बस मैंने आपका गाना नहीं सुना। तो मियाँ हैदरी बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि जी मुझे आपका मकान नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आकर सुना देता। तो जो नवाब साहब थे, क्योंकि उस ज़माने के मतलब शासक भी अलग होते थे और प्रजा भी अलग होती थी, और दोनों में मतलब जो है बड़ी एक मोहब्बत होती थी, एक अटूट मोहब्बत। तो नवाब साहब ने जो है उनका हाथ पकड़ा, कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना मकान दिखाता हूँ। अब वो जब सतर मंजिल जो है जब वहाँ लेकर गए तो सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले उन्होंने, जो मियाँ हैदरी थे, अपना हाथ उनके हाथ से हटाकर कहा कि देखिए मैं गाना इसी शर्त पर सुनाऊंगा कि अगर मुझे आप पूरियाँ खिलवाइएगा और बलाई खिलवाइएगा। बलाई आज भी जो है वो मिलती है लखनऊ में। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम आपको पूरियाँ भी खिलवाएंगे और बलाई भी खिलवाएंगे। अब यहाँ इन्होंने, मियाँ हैदरी ने जो है वो अपना राग छेड़ा, और यहाँ जो है उन्होंने जो है वो प्याला रखा, माए का प्याला, तो धीरे धीरे चुस्की ले रहे हैं प्याले, और वहाँ जो है वो राग छेड़ रहे हैं। अब जब महफिल एकदम अपने जोश पर आई, तो एक ऐसा वक्त होता है जब महफिल एकदम जोश पर होती है। तो जब महफिल अपने एकदम जोश पर आई तो नवाब साहब के ऊपर हाल तारी हो गया, और जब उनके ऊपर हाल तारी हुआ तो वो रोने लगे, ये साख्ता रोने लगे, और रोते रहे। फिर उसके बाद वो चुप हो गए। मियाँ हैदरी ने जब ये देखा कि नवाब साहब रो रहे, उन्हें तब भी नहीं इल्म है कि वो नवाब साहब के सामने बैठे। तो नवाब साहब ने हुक्का मंगवाया। तो जो हुक्का था, वो जो खमीरा उसमें पड़ा हुआ था, उसकी खमीरे की खुशबू से जो है उन्होंने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि जो आपका तंबाकू है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये आपने किस दुकान से ख़रीदा है, मुझे बता दीजिए। जब उन्होंने ये बोला तो नवाब साहब को इस बार आ गया गुस्सा कि इस गुस्ताख को अभी ये इल्म नहीं हुआ कि ये कहाँ बैठा हुआ है। तो जो नवाब साहब के खादिम थे उन्होंने उनको उठाया, उनको जो है दूसरे कमरे में ले गए और उनको बलाई खिलवाई, उनको पूरियाँ खिलवाईं, और वहीं मियाँ हैदरी ने जो है अपनी बेगम के लिए भी भिजवा दी। अब अगले रोज़ फिर इनको हाजिर किया गया, और मियाँ हैदरी से जो है, जो नवाब साहब कह रहे हैं कि देखो खां, इस बार सिर्फ तुमने मुझे अगर खुश किया तो मैं तुम्हें दरिया में डुबा दूंगा, तुम्हें मुझे रुलाना भी पड़ेगा। तो अब जाकर जो है मियाँ हैदरी की अकल ठिकाने आई। अब उन्हें लगा कि वो साक्षात जो है वो राजा के सामने बैठे हुए हैं, और अपनी मौत का खौफ देखकर और गर्दन पर तलवार लटकी देखकर जो है फिर उन्होंने जो गाया है, और जहाँ से नवाब साहब की रुलाई छूटी है, तो नवाब साहब ने जो है जब महफिल बर्खास्त हुई तो वो उनसे अर्ज़ करते हैं कि फरमाओ खां साहब, मतलब क्या चाहिए, जो कहोगे वो दिया जाएगा। तो जो हैदरी थे, मियाँ हैदरी, उन्होंने 3 बार उनसे हामी भरवाई कि जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो हामी ये थी कि
नवाब साहब किबलाए आलम, आज के बाद जो है आप मियाँ हैदरी की शक्ल ना देखेंगे, क्योंकि अगर मैं मर गया तो दूसरा मियाँ हैदरी पैदा ना होगा, आप मर गए तो दूसरा बादशाह आकर बैठ जाएगा। तो नवाब साहब जो कि उन्होंने सर झुका दिया पीछे, तो मियाँ हैदरी जो है अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकला। तो ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं वो अवध के मशहूर हैं। तो ऐसा करते हैं कि अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर कहीं बैठते हैं। चावल खा लिया करता था और उसकी जो ग़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा थी। अब हकीम साहब ने जो है उसे अपने घर से दावत पे बुलाया, बाकी लोगों को भी बुलाया। अब यहाँ जो है ये जो पहलवान है ये भूखा दस्तरखान पर बैठा हुआ है और हकीम साहब जो हैं वो बावर्ची खाने में। अब ये बोल रहा है कि मुझे भूख लगी। हकीम साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करो, बस खाना भी आता है। तो ये बहुत ज़्यादा शदीद भूख उसे लगने लगी और उससे भी आगे का वक्त निकल गया। तो हकीम साहब ने जो है एक प्याले में थोड़ा सा पुलाव भिजवा दिया। तो ये देखकर जो है वो उसका वो आग बबूला हो गया कि अगर जो आया है वो भी इतना सा आया है। वो फ़ौरन उठ के जाने लगा। तो जो मेज़बान फिर आए और मेहमान को फिर उन्होंने मिन्नत करके बिठाया, कहा कि आप आई हैं तो ये पुलाव खा लीजिए। उसने वो पुलाव खाया और थोड़ी देर और बैठा रहा। फिर हकीम साहब ने कहा कि अब खाना आता है, अब मंगवाइए। तो जब खाना लगवाया गया और पहलवान से कहा गया कि अब आप नोट फरमाएं, पहलवान कहता है कि अब मेरे पेट में तो जगह ही नहीं, मेरा पेट भर गया। वो पुलाव इतना भारी था कि उतने सेर से चावल खाने वाला शख्स जो है वो उतने से पुलाव में सेर हो गया। तब जो है जो हकीम साहब हैं उन्होंने उसे समझाया कि देखिए इतना खाना खाने की जो ग़िज़ा है वो गाय और भैंस की है, इंसान की जो ग़िज़ा है वो बस इतनी सी है। तो आप उतने में ही जो है वो शेरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक और वाक़या मुझे याद आता है। आइए एक नवाब ऊपर चलते हैं। यहाँ नवाब सालार जंग थे। तो नवाब जो है वो एक लक़ब है। तो शुजाउद्दौला जो है उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपके यहाँ के पुलाव की तारीफ बड़ी सुनी है और इसीलिए मुझे जो है अपने यहाँ पुलाव खाने के लिए बुलाई थी। तो सालार जंग वो कहता है कि